हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 1 के पीजीटी जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए जूलॉजी के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन ऑलरेडी आपके साथ कर लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के संशोधित रूप को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेखित कोशियों में पाए जाने वाले चिकने अंतर्द्रवी तालिका के संशोधित रूप को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की बाहरी झिल्ली पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। एटीपीएज, जिसे एटीपी सिंथेज कहा जाता है, क्रिस्टी की आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है, जबकि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिसे कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है, यह माइटोकॉन्ड्रियल के आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन परिवहन में सहायक होता है, तथा कोलिन डिहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। इसी वजह से ऑप्शन ई इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 83, ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च के भंडारण में कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का भंडारण करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दाने एक प्रकार की द्वितीयक लाइसोसोम नहीं है, बल्कि एक प्रकार के प्राथमिक लाइसोसोम है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज के दौरान कौन सी गतिविधि होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण। पोस्ट माइटोटिक गैप चरण के दौरान, जिसे जीवन चरण के रूप में जाना जाता है, कोशिका आकार में बढ़ती है और आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, सिनेप्सिस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जाइगोटीन के दौरान। सिनेप्सिस समजात गुणसूत्र युग्मज की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के जाइगोटीन चरणों के दौरान होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा सरल प्रोटीन का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि थायरोग्लोबुलिन एक सरल प्रोटीन नहीं है, यह एक कार्बोहाइड्रेट घटक वाला ग्लाइकोप्रोटीन है। वहीं हीमोग्लोबिन भी एक सरल प्रोटीन नहीं है, यह भी एक संयुग्मित प्रोटीन है जिसमें हीम और ग्लोबिन होता है। वहीं कैरुलोप्लासिन भी एक सरल प्रोटीन नहीं है, यह भी एक ग्लाइकोल प्रोटीन है। इस वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 88, यकृत की कौन सी कोशिकाएं मृत और निष्क्रिय लाल रक्ताणुओं का भक्षण करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुफ्फर की कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 89, जैविक दृष्टिकोण से किस विवाह पर निषेध होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, RH पॉजिटिव लड़का और RH नेगेटिव लड़की। फिर क्वेश्चन नंबर 90, प्रत्येक एक्टिन पतला रेशा बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रत्येक एक्टिन फिलामेंट F एक्टिन के 2 स्ट्रैंड से बना होता है, जो G एक्टिन मोनोमर्स के बहुलक होते हैं। 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के चारों ओर एक पेचदार संरचना में मुड़े होते हैं और प्रत्येक G एक्टिन सब यूनिट में मायोसिन के लिए एक बाध्यकारी साइट है। F एक्टिन स्ट्रैंड एवं प्रोटीन जैसे ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन से भी जुड़े होते हैं, जो मांसपेशियों की कोशिकाओं के संकुचन को नियंत्रित करते हैं। इस वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्टिसोल का अधिकतम स्राव। फिर क्वेश्चन नंबर 92, अधिक गतिशील जीवों के लिए जनसंख्या घनत्व के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैप्चर रिकैप्चर विधि।
कैप्चर रिकैप्चर विधि का उपयोग आमतौर पर अधिक गमनशील जीवों में जनसंख्या घनत्व के माप के लिए किया जाता है। इस पद्धति में जीवों का एक नमूना लिया जाता है, उन्हें चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें रिया कर दिया जाता है, फिर दूसरा नमूना लिया जाता है और उन्हें दोबारा चिन्हित करके चिन्हित और अनचिन्हित जीवों के अनुपात का विश्लेषण किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की क्या विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान, कम वर्षा और दुर्लभ या कोई वनस्पति नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 94, एडेनोहाइपोप्सिस से कौन सा हार्मोन शुक्रजनक नलिकाओं के कार्य को नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कूप उत्तेजक हार्मोन यानी FSH। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम एपिडिडीमस द्वारा निर्मित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एपिडिडीमस कई एंजाइमों का उत्पादन करता है जो शुक्राणु की परिपक्वता और कार्य में शामिल होते हैं, जैसे एसिड फास्फेट एंजाइम एपिडिडीमस की प्रमुख कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और शुक्राणु सर से ग्लाइकोप्रोटीन कोट को हटाता है। तटस्थ ग्लूकोसिडेस एंजाइम एपिडिडीमस में शुक्राणु सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के हाइड्रोलिसिस में शामिल होता है। इस वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एम्पुला। फिर क्वेश्चन नंबर 97, अंडाशय निम्नलिखित में से किसके द्वारा शरीर भित्ति में निलंबित रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेसोवेरियम। फिर क्वेश्चन नंबर 98, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में यौवनारंभ संबंधी परिवर्तन निम्नलिखित में से किस हार्मोन के स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गोनाडल स्टेरॉयड। फिर क्वेश्चन नंबर 99, शुक्राणु जनन के दौरान बी प्रकार की शुक्राणु जनन किसके द्वारा विभाजित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, माइटोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 100, शुक्राणु और डिंबाणु जनक कोशिका झिल्लियों के संलयन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्टिकल रिएक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 101, गर्भावस्था के किस अंतराल में भ्रूण पूरे गर्भाशय को भर देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 12 सप्ताह तक। गर्भावस्था के 12वें सप्ताह तक भ्रूण पूरे गर्भाशय को भर लेता है और लगभग 14 सप्ताह तक लिंग की पहचान हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 102, प्रसव की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। प्रसव की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन मुख्य रूप से ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है, जबकि रिलैक्सिन गर्भाशय ग्रीवा का नरम करने और गर्भाशय की मांसपेशियों को शिथिल करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 103, 1978 में पैदा हुआ विश्व का पहला परखनली शिशु था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लुइस ब्राउन। 1978 में जन्मा विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन था। वह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से गर्भधारण करने वाली पहली मानव थी और प्रजनन चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण योगदान था। फिर क्वेश्चन नंबर 104, पुरुष के लिए उपलब्ध पुरुष गर्भ निरोधक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरुष नसबंदी और कॉन्डोम। फिर क्वेश्चन नंबर 105, यौन संचारित रोग का पहला अच्छी तरह से दर्ज किया गया यूरोपीय प्रकोप कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिफिलिस। यौन संचारित रोग STD का पहला सुलेखित यूरोपीय प्रकोप सिफिलिस के कारण हुआ था। इसका प्रकोप 15वीं शताब्दी में हुआ था। सिफिलिस एक जीवाणु संक्रमित रोग है जो ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 106, F2PD में मेंडेल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम में फेनोटाइप अनुपात क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9:3:1। फिर क्वेश्चन नंबर 107, अधूरा प्रभुत्व क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दोनों में से कोई भी एलील दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं है।
फिर क्वेश्चन नंबर 108, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत 1902 में स्वतंत्र रूप से वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया था, लेकिन बाद में इसे मॉर्गन, स्टुरटेवेंट और ब्रिजेस द्वारा संशोधित और विस्तारित किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 109, एनाफेसिक मूवमेंट के दौरान क्रोमोसोम वी आकार के दिखाई देते हैं, जिन्हें जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेटासेंट्रिक के रूप में। एनाफेसिक गति के दौरान जो गुणसूत्र वी आकार में दिखाई देते हैं उन्हें मेटासेंट्रिक के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पीसीआर का उपयोग प्रवर्धित डीएनए के परिणामीकरण के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, QRT-PCR। फिर क्वेश्चन नंबर 111, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी की सबसे महत्वपूर्ण उपयोग उपरोक्त में से एक से अधिक है, जैसे पुनः संयोजक डीएनए तकनीक आरडीएनए और सीडीएनए की क्लोनिंग की अनुमति देती है, जो विभिन्न आनुवंशिक अध्ययनों और जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। फिर क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक वयस्क दाता कोशिका से एक नाभिक के साथ क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से पहली बार उत्पन्न हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉली भेड़। फिर क्वेश्चन नंबर 113, भारत में बीटी कपास के पहले 3 संकर निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किए गए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महिको मॉन्सेंटो बायोटेक लिमिटेड। भारत में विकसित बीटी कपास के पहले 3 संकर महिको मॉन्सेंटो बायोटेक लिमिटेड द्वारा बनाए गए थे। इन संकर प्रजातियों में कीटों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा क्षमता थी, जो उपज में बढ़ोतरी और कीटनाशकों का कम प्रयोग के द्वारा कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया करती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 114, स्वप्रतिपिंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एलेक जेफरीज के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 115, कुक्कुट आहार के निम्नलिखित संघटकों को कम प्रतिशत के क्रम में अंडा देने वाली मुर्गी के लिए सुव्यवस्थित करें। पहला है विकृत मूंगफली केक, दूसरा है जौ, तीसरा है पॉलिश चावल, चौथा है पीली मक्का, पांचवा है मकई लस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 1, 5। सबसे पहले 4 पे आएगा पीली मक्का, फिर उसके बाद 3 पे आएगा पॉलिश चावल, फिर 2 पे आएगा जौ, फिर 1 पे आएगा विकृत मूंगफली केक और सबसे अंत 5वें में आएगा मकई लस। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एपिस डोरसाटा। एपिस डोरसाटा, जिसे विशाल मधुमक्खी के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की मूल निवासी है और अन्य मधुमक्खियों की तुलना में बड़ी होती है। अन्य प्रजातियां एपिस फ्लोरिया और एपिस इंडिका आकार में छोटी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 117, मानव में रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लिस्मैनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 118, आधुनिक तकनीकी मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राकृतिक पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष या अनजाने प्रभाव का कारण बनती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डीडीटी का उपयोग। आधुनिक तकनीकी में मनुष्य द्वारा डीडीटी का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष या अनजाने प्रभाव का कारण बनती है। डीडीटी एक सिंथेटिक कीटनाशक है जिसका 1940 से 1970 के दशक में व्यापक उपयोग किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 119, डोडो जानवर के विलुप्त होने से कौन सा पेड़ लगभग विलुप्त हो गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैलवेरिया। डोडो जानवर के विलुप्त होने के साथ जो पेड़ लगभग विलुप्त हो गया वह है कैलवेरिया का पेड़, जिसे कैलवेरिया मेजर के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 120,
अत्यधिक उच्च स्तर के विकिरण के संपर्क में आने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र स्वास्थ्य प्रभाव होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, त्वचा जलन और विकिरण बीमारी। विकिरण के बहुत उच्च स्तर के संपर्क में आने से त्वचा में जलन और विकिरण संबंधी गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव के रूप में हो सकती है। उच्च विकिरण की वजह से कोशिकाओं और ऊतकों में नुकसान पहुंचता है। विकिरण से डीएनए में उत्परिवर्तन हो जाता है और यह कोशिकाओं में कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 1 में पीजीटी जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए जूलॉजी के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीजीटी जूलॉजी के एक और प्रीवियस ईयर पेपर को आपके साथ सॉल्व करेंगे और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के लिए और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।